10th क्लास सीबीएसई की बुक कृतिका का यह थर्ड चैप्टर है, सना सना हाथ जोड़ी। इसका हम आज रिवीजन देखते हैं। इस पार्ट की जो लेखिका हैं उनका नाम है मधु कांकरिया। यह इस चैप्टर की कवयित्री हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है। तो जो मधु कांकरिया जी हैं, इन्होंने अपनी लाइफ की रियल स्टोरीज में बताई हुई है, जो कि वो सिक्किम जाती हैं, सिक्किम घूम कर आती हैं। तो वहाँ पर उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने क्या फील किया है, वह सारी बातें यहाँ पर अ, वो डिस्क्राइब कर रही हैं और बता रही हैं। तो जो मधु कांकरिया जी हैं, वह सिक्किम के एक शहर गैंगटॉक में रुकी हुई हैं, गैंगटॉक के एक होटल में रुकी हुई हैं। और उस होटल में रात को वो अपनी बालकनी से बाहर खड़ी हुई हैं। तो वो बताती हैं, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। वह क्या था? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। तो ये मधु कांकरिया जी कहती हैं, रात के समय किस तरीके से उस शहर का नज़ारा है वो वह बता रही हैं। अब सुबह हो चुकी है, तो सुबह होते ही आ, वो बोलती हैं, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हारमो जीवन तिमरो कौशली। ये एक नेपाली भाषा में लिखा हुआ सेंटेंस है। इसका हिंदी में मतलब है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो आगे कवित्री जी कहती हैं कि हमें युंगतोंग के लिए निकल पड़ना था, क्योंकि हमें कंचनजंगा जाना था घूमने के लिए। और गैंगटॉक के जिस होटल में वह रुकी हुई थी, वहीं से ही उनको कंचनजंगा जो है दिखाई देता था। लेकिन इस समय जो है बादल बहुत ज़्यादा थे, मौसम थोड़ा ख़राब था, धुंध थी, वहाँ फॉग ज़्यादा था। तो इस वजह से कंचनजंगा उन्हें अपने होटल से दिखाई नहीं दे रहा था। अ, वैसे नॉर्मली वो दिखाई देता था। तो क्या बोलती हैं आगे कि जो कंचनजंगा है वह हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो आगे वो बोलती हैं कि गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। ठीक है, युमथांग मीन्स घाटियाँ। ठीक है, युमथांग जो है एक नेपाली वर्ड है, हिंदी वर्ड होता है उसका, हिंदी मीनिंग होता है उसका घाटियाँ। तो युमथांग एक जगह है सिर्फ घाटियों की, वहाँ पर बहुत सारी वैलीज हैं। तो उन्हें वहां पर निकलना था और वह निकल चुके हैं, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उनके साथ उनके एक ड्राइवर हैं, ड्राइवर कम गाइड हैं, जितेंद्र नारगी उनका नाम है। तो उनके साथ वह बैठ चुकी हैं। और इसके अलावा उनकी एक सहेली भी है उनके साथ, मधु कांकरिया जी के साथ उनकी एक सहेली भी गई हुई है। तो इस तरीके से वह जर्नी में आगे बढ़ती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं जो है वहाँ लटकी हुई हैं। ठीक है, ध्वजें वहाँ पर लहरा रही हैं, झंडे वहाँ पर लहरा रहे हैं। तो वह अपने गाइड से बोलती है कि ये किस लिए है। तो उनका जो ड्राइवर कम गाइड है, वह बोलता है कि शांति और अहिंसा के लिए यह लगाए जाती हैं, ये जो सफ़ेद पताकाएं हैं। तो जब एक बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तब ये सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं, शांति और अहिंसा की प्रतीक होती है ये। और इसके अलावा रंग बिरंगी पताकाएं भी लगाई जाती हैं, लेकिन वह पताकाएं लगाई जाती हैं जब कोई शुभ काम शुरुआत हो रही हो उसकी, तब वह पताकाएं रंग बिरंगी लगाई जाती हैं। जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि ये जो जगह है सिक्किम पूरी बौद्ध लोग यहाँ पर रहते हैं, जो बौद्ध रिलीजन के लोग हैं बेसिकली वो यहाँ पर रहते हैं। तो जो जगह जगह पर दुकानें हैं और जो जिस गाड़ी में भी वह बैठी हुई है, उस गाड़ी में भी दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई है। गाड़ी से जब वह आगे बढ़ते हैं तो एक स्टॉक आता है, उसका नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। तो जो उनका ड्राइवर है वह बोलता है कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी।
ड्राइवर बेसिकली उनको सब चीज़ें बताता हुआ जा रहा है, घुमाता हुआ जा रहा है, रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखता है, जो कि बौद्ध धर्म में देखा होगा, मेटल का बना होता है बड़ा सा, इसको घुमाते हैं हाथ से। तो जो गाइड है वह बोलता है कि यह धर्म चक्र है, इसे प्रेयर व्हील भी बोलते हैं। आगे कवियत्री बोलती हैं कि अब हम आगे ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगी थी और जो बस्तियां बीच में पड़ रही थी अब तक, वह सारी पीछे छूटने लगी हैं और अब सिर्फ घाटियां आ चुकी हैं, जहाँ पर रंग बिरंगे फूल हैं, घुमावदार रास्ते हैं और जलेबी जैसी सड़कें हैं, सकरी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वीरान है क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं है, बस्तियाँ पीछे रह चुकी हैं। आगे बोलती हैं इतना खूबसूरत नज़ारा था कि जितने भी सैलानी उनकी गाड़ी में बैठे थे वह झूम झूम कर गाने लगे थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। और लेकिन जो कवयित्री हैं हमारी मधु कांकरिया जी, वह मौन है, बिल्कुल एक ऋषि की तरह शांत बैठी हुई हैं। बस वो शांत मन से आगे देखती हुई जाती हैं कि किस तरह से आसमान को छूते पर्वत उनको दिखाई दे रहे हैं, शिखर देखती हैं वहाँ पर, और उनके बगल में चांदी की तरह एक नदी है, तिस्ता नदी, वह किस तरीके से बह रही है। और चांदी की तरह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा प्योर है, बिल्कुल साफ है। तो उन्हें ये जो पूरा मौसम है बहुत अच्छा लग रहा है, सीनरी जो काफ़ी अच्छी लग रही है, जिससे वह काफ़ी शांत हो गई हैं और बस सब चीज़ों को फील कर रही हैं। और आगे बढ़ते हैं तो बोलती हैं कि ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना उन्हें दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तो वहाँ पर उनकी गाड़ी रुकती है थोड़ी देर के लिए और सारे सैलानी उतरकर उस शिखर को, उस झरने को एंजॉय करते हैं, उसे देखते हैं और अपनी फ्लैश चमकाते हैं, मतलब कि अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो जो हमारी कवित्री हैं वह थोड़ा शांत है और एक पत्थर पर बैठ गई हैं, जो कि झरने के बगल से ही है, और अपना जो एक पाँव है वह उसमें थोड़ा सा डुबा कर देख रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपना पैर उस झरने की तरफ बढ़ाया तो थोड़ी ही देर में वह पूरी भीग गई, ठीक, ऐसा वो बोल रही हैं। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जो जगह है, उन्हें बस मन कर रहा है कि ये वह इस जगह पर बैठी रहें, बैठी रहें और बैठी रहें। तो उन्हें यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो उनका जो गाइड है वह बोलता है आप आगे चलें, सिर्फ यहाँ पर रुके ना, क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। वह बोलती हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी गाड़ी से तो आगे उन्हें और भी अलग अलग नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। बगल बगल में बहुत सारे फूल हैं रंग बिरंगे, तरह तरह की, और जो बादल है उन्होंने एक मोटी चादर ओढ़ रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा बादल है पीले रंग की, पीलापन छा गया है पूरे आसमान में और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। आगे जब वो बढ़ती हैं तो एक और खूबसूरत नज़ारा उन्हें देखने को मिलता है, जहाँ पर पर्वत, झरने, फूल, घाटियाँ और वादियाँ, ये सारे नज़ारे एक संग दिखते हैं। एक पहाड़ी से जाकर जब वो देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए वह अपनी गाड़ी रुकवा देते हैं। वहीं पर ही एक साइड में एक स्लोगन लिखा हुआ है, थिंक ग्रीन। तो अपने मन ही मन में जो हमारी कवि हैं, कवियत्री हैं, वह सोचती हैं कि ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है, मतलब कि इतना सब कुछ है ब्रह्मांड में कि हम लोग सोच नहीं सकते, हमारी जो सोच है उससे भी परे है। हम हमारी जो सोच है वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है, इतना सब कुछ है हमारी प्रकृति ने जो हमें दिया है। अब वह लोग आगे बढ़ जाते हैं और जो हमारी कवयित्री हैं वह सोचती हैं कि यहाँ पर आकर जो मेरी आत्मा है वह ऐसा लग रहा है कि सारी खिड़कियाँ खुलने लगी हैं और वह निकट आ चुकी हैं ईश्वर के और भी ज़्यादा। तो इसी समय उनको जो एक प्रार्थना है वह याद आती है, जो कि उन्होंने सुबह बोली थी, सना सना हाथ जोड़ी। तो ये वाली जो प्रार्थना थी उन्हें दोबारा से याद आ रही है और वे गुनगुना रही हैं। उन्हें काफ़ी पीसफुल और काम फील हो रहा है
और काफ़ी खुश हैं वो, अंदर से वह काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी शांति मिल रही है उन्हें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वे ईश्वर के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई हैं। अब वह लोग आगे बढ़ते हैं उस जगह से, तो वहाँ पर जब वह देखती हैं कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, तो वह अपने मन में सोचती हैं कि कितनी कोमल काया है इनकी, और इनकी पीठ पर टोकरियाँ भी बंधी हुई हैं, ठीक है, जिसके अंदर भी उनके बच्चे हैं। तो मतलब इतना जो कठोर काम है, इतना जो कठोर काम है पत्थर तोड़ने का, वह कर रही हैं। मतलब इतने खूबसूरत जगह पर भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग जारी है। ये जो नज़ारा वह देख रही हैं औरतों का, जो कि पत्थर तोड़ रही हैं, वह बोलती हैं कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ है। मतलब कि ये जो अ, मातृत्व है और जो श्रम है उन्हें साथ साथ दिखाई दे रहा है इस जगह पर। वह पूछती हैं कि ये जो औरतें हैं ये क्या कर रही हैं पत्थर तोड़कर। तो जो उनके गाइड हैं वह बोलते हैं कि यह जो पहाड़ी औरतें हैं, ये जो रोड है इनको भी है चौड़ा कर रही हैं। अब वह आगे बढ़ते हैं, आगे रास्ते और भी ज़्यादा पतले होते जाते हैं, संकरे होते जाते हैं। तो जो हमारी कवियत्री हैं वह बोलती हैं, ज़रा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। वहाँ पर एक सिक्किम सरकार जो है वहाँ का बोर्ड लगा हुआ था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। मतलब कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आप ताज्जुब करेंगी कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है, मतलब कि अपनी मौतें की अपनी जान गंवाई है ये जो रास्ते हैं उन्हें बनाने के लिए। आगे वह क्या देखती हैं कि कुछ स्कूली बच्चे अ, स्कूल से वापस लौट रहे हैं, पैदल लौट रहे हैं वह लोग। तो वह अपने गाइड से पूछती हैं कि क्या यहाँ पर स्कूल बसें नहीं है। तो उनका जो गाइड है वह बोलता है, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मतलब कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर इतने अच्छी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि बस वगैरह चले। तो यहाँ पर लोगों को पैदल ही सफ़र करना पड़ता है। मैदानी रास्तों पर तो रोड बन जाते हैं आसानी से, लेकिन पहाड़ों पर रास्ते नहीं बन पाते हैं। तो उन्होंने बोला ये सिर्फ स्कूल ही पैदल नहीं जाते, इसके अलावा ये अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरने जाते हैं, जंगल से लकड़ियाँ की भारी भारी गट्ठर ये लोग ढोते हैं। तो ये जो पहाड़ी जगह है, यहाँ का जो जीवन है वह काफ़ी टफ है, मतलब कुछ आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। आगे बढ़ते हैं वे लोग, तो उन्हें दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। अब सुबह से शाम हो चुकी है, सूरज ढलने लगा है। आगे बोलती हैं, यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। जैसे कि रात होती जा रही है, शाम हो गई है। तो जैसे कि परिंदे हैं और वहाँ के लोग हैं, वह सब लोग घर की ओर लौट रहे हैं। ये एक प्रकृति का नियम है, जिन्हें पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपने अपनी लय, ताल और गति में है। सब निभाते हैं इन नियमों को। लेकिन जो हम इंसान हैं, उन्होंने अब ये गति और ताल के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, जो कि एक अपने आप में अपराध है। कि वह लोग एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं, और गेस्ट हाउस में जो उनका गाइड है वहाँ पर एक खिलौना पड़ा हुआ होता है, उसको वह बजाता है तेज़ धुन में। और जैसे ही वह बजाना शुरू करता है, तो जितने भी सैलानी हैं वे गोल गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद नाचने लगते हैं। तो नाचने वाले लोगों में जो हमारी कवयित्री हैं, उनकी दोस्त भी हैं जिनका नाम है मणि, वह भी नाचने लगती हैं। तो जो हमारी कवयित्री कहती हैं कि मणि भी कुमारियों की तरह कुमारियों को भी मात करते हुए वह जानदार नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। तो सब लोगों के अंदर एक जोश आ गया, उमंग भर चुकी है, और सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अब लायन की सुबह हो गई है थोड़ी देर बाद। तो सुबह होते ही जो हमारी कवियत्री हैं वह अकेले ही निकल गई टहलने के लिए थोड़ी दूर तक। तो जो हमारी कवियत्री हैं वो सोच रही थी कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर मुझे बर्फ़ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अभी भी बर्फ़ नहीं है। तो वह आगे एक सिक्किम युवक है, वह उससे पूछती हैं कि यहाँ पर अगर हमें बर्फ़ देखनी है, स्नोफॉल देखना है, तो कहाँ पर मिलेगा। तो वह बोलता है कि यहाँ पर होता था पहले इसी जगह पर, लेकिन प्रदूषण के चलते अब यहाँ पर स्नोफॉल कम होता जा रहा है। तो
अगर उन्हें स्नोफॉल देखना है तो उन्हें और भी ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा और कटाव जाना पड़ेगा उनको। तो जो हमारी कवयित्री हैं वह कटाव जाने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि उन्हें स्नोफॉल देखना है। तो कटाव जो है वह भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 500 फीट की ऊंचाई पर था वह। जिस ऊंचाई पर अभी थी वह था 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऑलरेडी वे हैं, और अभी उन्हें 500 फीट ऊंचाई पर और जाना था स्नोफॉल को देखने के लिए। और जो उनका रास्ता था वह 2 घंटे का और था। तो जब वे कटाव के लिए निकलते हैं सब लोग, तो वहाँ पर रास्ते में धुंध होती है काफ़ी और बारिश भी पड़ रही होती है। तो मौसम थोड़ा ख़राब होता है और कवियत्री बोलती हैं कि हम बादल में हो गए थे, मतलब कि बादलों को चीरकर हमारी जीप निकल रही थी। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो हमारी कवियत्री हैं उनकी दोस्त है मणि, वह स्विट्जरलैंड घूम कर आ चुकी हैं। तो वह बोलती हैं कि जो कटाव है वह स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। करीब घंटे 1.5 घंटे बाद उन्हें दूर से ही बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे जाते हैं, मतलब कि कटाव काफ़ी करीब आ चुका है। तो जैसे वे पहुंचते हैं तो उन्हें ताज़ा ताज़ा बर्फ़ दिखाई देती है। तो जो उनका गाइड है वह बोलता है कि लगता है रात में ही बर्फ़ गिरी है, बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ है। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। अब जितने भी सैलानी थे वह बर्फ़ में कूदने लगे हैं अपनी जीप से उतरकर। तो जो बर्फ़ वहाँ पड़ी हुई है वह घुटनों तक आ रही है और काफ़ी नर्म है। तो जो हमारी कवयित्री हैं वह बोलती हैं कि वह फ़ोटो खिंचवाने की बजाय अपने भीतर उस पूरे परिदृश्य को, उस पूरे सीन को बसा लेनी चाहती थी, क्योंकि वह उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर रहा था, काफ़ी काम कर रहा था, वह काफ़ी अच्छा फील कर रही थी, वहाँ पर शांत फील कर रही थी। तो वह बोलती हैं कि जितने भी मुनियों ने जो वेद लिखे होंगे ना, वह उन्होंने यहीं पर ही लिखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ही जीवन का सत्य छिपा हुआ है। वह बोलती हैं आगे कि यहाँ पर अगर कोई शैतान आएगा अपनी रॉन्ग इंटेंशन से, तो वह यहाँ पर आकर सब कुछ भूल जाएगा और खुद को ठगा हुआ सा महसूस करेगा, और दूसरों के लिए जो वो अमंगल करना चाहता है, बुरा करना चाहता है, वह सब वह भूल जाएगा। वह बोलती हैं कि किस तरीके से हमारी जो प्रकृति है वह जल का संग्रह करती है। यहाँ पर बर्फ पड़ती है, मतलब सर्दियों में बर्फ गिरती है और जम जाती है, और जैसे ही गर्मी हो जाती है, जब लोग पानी के लिए तरसते हैं, जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, तो यही बर्फ गर्मियों में धूप की वजह से पिघल जाती है और उन्हें मिल जाती है। तो ये जो जल संचय की प्रक्रिया है प्राकृतिक, वह काफ़ी सुंदर है। आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि कुछ जो फौज छावनियाँ वहाँ पर हैं और जो फौजी हैं वहाँ पर पहरा दे रहे हैं। वहाँ पर होती है चीन की सीमा। तो वह सोचती हैं कि, और वह एक फौजी से बोलती हैं कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय जो तापमान था वह था -15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों को तकलीफ बहुत होती होगी। तो वहाँ का जो एक फौजी होता है, एक उदास सी हंसी हंसता हुआ कहता है, आप चैन की नींद सोच सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। ऐसा वहाँ का एक फौजी बोलता है। तो यह सुनकर जो हमारी कवियत्री हैं वह उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और अपने आप को काफ़ी प्राउड फील कर रही हैं। वह बोलती हैं कि यह जो यात्रा है वह सचमुच ही एक खोजी यात्रा है। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। अब हम लोग लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर बढ़ेंगे। अब वह लोग नीचे उतरे हैं। तो वह बोलती हैं हमारी कवियत्री कि हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा, और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से ज़्यादा रोमांचक होती है मंजिलों तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? तो वह जवाब देती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो जो हमारी कवियत्री हैं बोलती हैं कि मुझे सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आगे उनका जो गाइड है वह बोलता है, मैडम यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक का फुटप्रिंट है। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है।
तो बहुत सारी मान्यताएं हैं वहाँ पर। तो ऐसा ही एक बात वह बोलता है। आगे बोलता है करीब 3-4 किलोमीटर के बाद वह बोलता है कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। एक जगह है, मतलब वहाँ पर गंदगी नहीं फैला सकते हैं। तो जो हमारी कवयित्री हैं पूछती हैं, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो जो उनका गाइड है वह बोलता है, नहीं मैडम, पहाड़ नहीं, पहाड़ नदी झरने हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, कवित्री जी ने कहा। गैंगटॉक नहीं, गंगटॉक कही। मतलब जो उनका गाइड है वह बोलता है कि गंगटॉक इसका रियल नेम है, गैंगटॉक इसका रियल नेम नहीं है। गैंगटॉक जो गंगटॉक है उसका मतलब होता है पहाड़। आगे भी रास्ते बन रहे हैं, इस समय भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आगे जाकर यहाँ पर और भी ज़्यादा टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट में जो लाइन कहती हैं हमारी कवित्री, वह बोलती हैं, हाँ रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थलों की खोज अभी भी जारी है, शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, मन ही मन मैं कहती हूँ। और जीभ आगे बढ़ने लगी है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं इस चैप्टर की कि किस तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर रखा था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य व्याप्त हो गया हो। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंतोक को मेहनकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उत्तर है, गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होती है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? उत्तर है, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। जिन्हें उतारा नहीं जाता है वह धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जितेन नार्गी ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी लिखी? जितेन ने लेखिका को उस एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी। पॉइंट्स में आंसर है इसका, अगर आप पॉइंट्स में आंसर करें तो ज़्यादा बेटर है। सिक्किम में गंतोक से लेकर युमतोक तक तरह तरह के फूल और फूलों से लदी वादियाँ हैं। दूसरा है, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्धिस्ट के अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती हैं। यह 108 होती हैं। थर्ड है, रंगीन पताकाएं किस नए कार्य में शुरू होने पर लगाई जाती हैं? थर्ड है, रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। फोर्थ है, कवि लॉन्ग स्टॉक यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिफ्थ है, यह धर्म चक्र है अर्थात प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। सिक्स्थ है, यह पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ कोई भी चिकना चरवीला आदमी नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वह पैदल ज़्यादा चलते हैं। सेवेंथ है, नार्गी ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। एट्थ है, युमथोंग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। तो
इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। 5th क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? उत्तर है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है, इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में तो ऐसी ही धारणा थी, उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी ही है। सारी वैज्ञानिक प्रवृत्ति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी ही हैं। 6th क्वेश्चन है, जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखित कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? उत्तर लिखेंगे, मतलब हमें बताना है कि एक अगर गाइड मिले जब हम ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं किसी अनजान जगह पर, तो एक गाइड को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, एक आइडियल गाइड मीन्स कैसे होता है। ठीक है, तो हम आंसर लिख सकते हैं, जितेन नारगे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ ही दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का भी कार्य कर रहा था। उसमें प्राय गाइड के भी सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है, एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वह नारगे के समन्वयक रूप से थी। सेकंड है, गाइड के साथ साथ नारगे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करता था, उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था, जैसे मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वाक्पटुता इन द सेंस कि बोलने की कला हो। 4th पॉइंट है, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। 5th है, वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ साथ नाच उठता है और सैलानी भी नीचे उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेते हैं। 6th है, कुशल गाइड वाक्पटु होता है। वह अपनी वाक्पटुता से प्रदर्शन स्थल के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नारगे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देता है। 7th क्वेश्चन है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो अब हमें बताना है कि कितना खूबसूरत है हिमालय और जिस तरीके से हमारी कवयित्री ने बताया है। उत्तर हमें लिखना है, यह यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाए हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं, घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं, वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं जिसके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी दिखती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय की हरियाली के कारण चटक रहे हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है। कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसा अनुभव होता है? उत्तर है, लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह शांत होकर वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती है। वह रोमांचित थी, पुलकित थी। उसे आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा की संगीत सुनने जैसा अभाव हो रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और इस झरने की पुकार सुनती रहे। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ
कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है, मतलब कि असली आनंद यह प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य संजोर गए? प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से अब निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे बंधे थे। वह विचार करके मन को बार बार झकझोर रही थी कि नदी, फूल, वादियाँ और झरनों की ऐसे स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा की जंग जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक घटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। पहला है, वह सरकारी लोगों को व्यवस्था में संलग्न होते हैं। दूसरा है, वहाँ के स्थानीय गाइडों को उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं। थर्ड है, वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं। फोर्थ है, वह सहयोगी यात्री को यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते हैं, एहसास से भरपूर होते हैं, उत्साह से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर है, किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है। आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग आते हैं। अपनी यूमतों की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आगमन के लिए रास्ते बना रही हैं। उससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका सीधा सा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा। इस प्रकार कृषि कार्यों में शामिल होकर मजदूर किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में बहुत मूल्य योगदान देते हैं। मतलब बता रहे हैं कि एक छोटा सा काम कर रही हैं वह, जो कि है सड़कों को चौड़ा करने का, लेकिन उनका इंटेंशन क्या है उस सड़कों को चौड़ा करने का, कि जैसी सड़कें चौड़ा होंगी, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा, जितनी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी उन्हें उनके शहर में, उनके जो टूरिस्ट आएंगे उन लोगों को, उतने ही यहाँ पर टूरिस्ट लोग बढ़ेंगे और उतना ही उनको आमदनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। उत्तर है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है। शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से प्रदूषण करने को कसर नहीं छोड़ी जाती। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा हुआ धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। के पॉइंट्स हैं, पहला, प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम सहयोग दे सकते हैं। दूसरा, वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटें और ना काटने दें। तीसरा, यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। चौथा, वाहनों का प्रयोग सदा यथासंभव कम करें। सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग ना करें। फिफ्थ है, पॉलीथीन, अपशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में ना जाने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण की ओर कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किम युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है। अभी उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव से ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के कारण
पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल संग्रह की मात्रा कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषण हो रहा है। महानगरों में सांस लेने, उच्च रक्तचाप की बीमारियां बढ़ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण, मानसिक अस्थिरता, बहरापन तथा अनिद्रा जैसे युगों का कारण बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। किस कथन पक्ष में यही कटाव में अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान को स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या इससे भी अधिक सुंदर। वह सुंदर यानी इसलिए विद्यमान है कि यहाँ कोई दुकान नहीं थी। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाती, व्यवसायीकरण हो जाए, तो इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी। इसलिए कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। मनुष्य सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है, जो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन न कर प्रयुक्त चीजों के अवशिष्ट को यहाँ तहाँ फेंक सौंदर्य को ठेस पहुँचाए बिना नहीं रहता है। कटाव में दुकान ना होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रहती है, जिससे यहाँ की सुंदरता बची है। जैसे दुकानों आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही है, वैसी कटाव की सुंदरता भी मटमैली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार की है। हमने जल संचयन पढ़ा था, उसी को हमें आंसर में लिख देना है। प्रकृति ने जल संचयन की बड़े अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में ग्रह शिखरों पर पिघल के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती हैं। हिममंडित पर्वत स्थल एक प्रकार की जल संदर्भ है, जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठ की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर किसानों में जल संचयन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत रूप में सिंचाई करती हैं और अंततः सागर में जाकर मिल जाती हैं। सागर से जलवाष्प बादल के रूप में उड़ती हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ का रूप बरसता है। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति के उच्च संचयन का तथा वितरण की व्यवस्था की है। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं से जूझते हैं जो समान जनजीवन के लिए बड़े कठिन है। कड़कड़ाती ठंड, जहाँ तापमान माइनस में चला जाता है, वहाँ पेट्रोल के को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, वहाँ भी फौजी जम तैयारी करते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए हाफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें। उनके क्षेत्र की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले महारथी के रूप में अंदर आते हैं। उनके और उनके परिवार के प्रति सम्मानीय भाव तथा आत्मनिर्भर संबंध बनाए रखें। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी न बने, उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इस तरीके से ही आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपका संचयन का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है। क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है 2021 के लिए 10th क्लास के लिए। तो संचयन जो हमारी बुक है उसमें से यही 3 चैप्टर्स हमारे एग्ज़ाम में आने वाले थे इस समय। तो आज हमारा संचयन का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ये जो बुक है वह कंप्लीट हो चुकी है और आपका सिर्फ इतने में से ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, इनकी जो PDF है मैं इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप PDF भी पढ़ सकते हैं। और वैसे आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, बनाने हैं। सो दिस इज़ कीर्ति मोनिया एंड थैंक यू सो मच फॉर